हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। अंबुजा और एसीसी एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं और हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप ने अंबुजा को परचेज किया। एसीसी की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देखें तो एक बात हमें साफ साफ पता चलती है कि एसीसी के जो ओनर हैं वो अंबुजा सीमेंट ही हैं। अगर हम अंबुजा सीमेंट को परचेज करते हैं तो एसीसी कंपनी साथ में आती है, क्योंकि एसीसी की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अंबुजा के पास है। तो अंबुजा इसमें पेरेंट कंपनी है और एसीसी इसकी सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ क्योंकि अदानी ग्रुप ने इसको परचेज किया है एंड अदानी ग्रुप लगातार उसके सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं और एक कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एक अंदर से एक मुहिम सी है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बनना है। तो अंबुजा सीमेंट बिकॉज राइट नाउ इट इज जस्ट ट्रेडिंग एट 32.6 पीई। ये वैसे बस नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ 32.6 पीई है, लेकिन अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो ये बस ही नजर आता है, क्योंकि जो बाकी कुछ कंपनीज हैं लाइक अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन्स, वो 100 प्लस के पी पर हैं और 100 प्लस में भी 300, 400, 500, 600 पी पर हैं। एनीवेज अंबुजा सीमेंट में यहां पर अच्छी बात क्या नजर आती है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ने पहले भी ग्रो किया है। जो 7,000 करोड़ की रेवेन्यू थी दैट हैज ग्रोन अप टू 30,000 करोड़ रुपीस। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ये ट्रैक रिकॉर्ड इनकी फिक्स्ड एसेट्स में एक्सपेंशन के साथ ही हुआ है। तो जिस तरीके से कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, उसी के चलते हुए इनकी रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हुई है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखें कि आज की डेट में अगर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो कुल मिलाकर दोनों कंपनीज की कैपेसिटी को मिलाकर कंपनी की कैपेसिटी 70 मिलियन मीट्रिक टन है। तो 31 के आसपास, 30 के आसपास अंबुजा सीमेंट की है एंड एसीसी सीमेंट की भी यहां पर 38, 39 के आसपास है। तो दोनों की मिलाकर 70 मीट्रिक टन होती है। हम अगर यहां पर जाकर इसको चेक करें तो हमें नजर भी आ जाएगा। हम रीड मोर में गए और रीड मोर में नीचे जाकर हम देखते हैं तो हमें यहां पर आकर पता भी चल जाता है द टोटल इज द कंपनी हैज ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 34.5 मिलियन मीट्रिक टन पर अनम और आज की डेट में टोटल 70 के आसपास है। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंशन प्लान? एक्सपेंशन प्लान की अगर हम बात करें तो अदानी प्लान्स टू डबल अंबुजा एसीसी सीमेंट कैपेसिटी टू 140 मिलियन टन्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में यहां डबल करने का प्लान है। और जब भी कैपेसिटी को डबल किया जाता है तो वहां नेट प्रॉफिट डबल नहीं होता। एक्चुअल में अगर इस काम को तरीके से किया जाए तो नेट प्रॉफिट डबल से ज्यादा होता है, क्योंकि सेल्स तो डबल हो जाती हैं लेकिन खर्चे डबल नहीं होते, क्योंकि खर्चे हमेशा दो तरह के होते हैं, वन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वन वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी की कैपेसिटी एनहेंस के साथ में उस तरीके से नहीं बढ़ते, क्योंकि वो फिक्स्ड हैं, उनकी नेचर फिक्स्ड है। और उसके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो सेम रेशो में बढ़ जाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो थोड़े से इंक्रीज होते हैं, पूरी तरीके से इंक्रीज नहीं होते, यानी कि वो कंप्लीटली फिक्स्ड नेचर के नहीं होते और कंप्लीटली वेरिएबल नेचर के भी नहीं होते। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा इंक्रीज होती है जब कैपेसिटी अपनी बढ़ाई जाए, क्योंकि जो करंट में अपने सोर्सेस एंड रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ना। तो यहां हमारे पास बिजनेस के रीजंस हैं कि कंपनी के जब बिजनेसेस बढ़ेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। हाँ, हर बजट में जब भी हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज होता है गवर्नमेंट का, और उसके चलते जो सीमेंट की डिमांड है वो लगातार इंडिया में इंक्रीज होनी ही होनी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम यहां पर एक बार पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन की भी अगर हम बात करने लगे इन इंडिया वर्सेस ग्लोबल, तो भी हमें एक फिगर कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आनी चाहिए। He added that cement consumption in India was still around 235 kg per capita against the global average of 520 किलोग्राम पर कैपिटा। तो ग्लोबल के कंपैरिजन में 40% के ही आसपास सिर्फ इंडिया में पर कैपिटा सीमेंट की कंजम्पशन है, और ये भी ग्लोबल का एवरेज है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं शायद वहां पर 1000 भी होगा और शायद उससे ज्यादा भी होगा।
तो इन इस हिसाब से इंडिया कम से कम एवरेज तक तो पहुंचेगा आने वाले टाइम में। तो यहां ये सीधा सीधा इस बात का इंपैक्ट है। आई मीन जो मैक्रो लेवल पर डेटा है वो भी सीमेंट इंडस्ट्री के फेवर में है, और खासतौर से जब इतने बड़े प्लेयर्स अदानी ग्रुप जैसे प्लेयर्स किसी इंडस्ट्री में अपना कदम रखें, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहने की जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी उस सेक्टर के फेवर में ज्यादा आनी शुरू हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप भी अगर इस चीज के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन लेकर आओगे तो शायद आप भी इस बात से सहमत करोगे कि हाँ ऐसा होता है विवेक भाई, इसमें कोई कहने की बात नहीं। और खासतौर से जब अदानी भाई की बात हो रही हो तो उससे अलग अगर हम यहाँ पर पैरामीटर्स की बात करने लगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22.1%, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, एंड द बेस्ट थिंग हियर इज द डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 2%, ओनली 2%। तो कंपनी बाकी अदानी ग्रुप कंपनीज जैसी अभी नहीं है जिसमें है वेरी हैवी डेट है। यहां पर अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ लोन के बेस पर ही यहां पर सीधा सीधा एक्सपेंशन लेकर आ सकते हैं। कंपनी के पास अपनी बैलेंस शीट को लिवरेज करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम इस चीज को डिटेल में एक बार देखें, बैलेंस शीट में जाकर देखें, तो हम देख सकते हैं कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, 397 करोड़ प्लस 25,000 करोड़ यानी कि 25,500 करोड़, और टोटल बोरोइंग कितनी है, जस्ट 475 करोड़। तो यहां बहुत बड़ा एक्सपेंशन लेकर आ सकते हैं, कंपनी के पास बैलेंस शीट में इस चीज को लेकर कुशन अवेलेबल है। अब एक बार बात करते हैं कि इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता है, उस चीज को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात अगर देखी जाए, एक बार हम इसको वीकली चार्ट पर देखने लगे तो वीकली चार्ट पर देखते हैं कंपनी ने, अगर हम मार्च 15 से लेकर अब तक का एक बार डेटा देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। इट हैज बीन 7 ईयर्स, और 7 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ 38% का स्टॉक प्राइस ने यहां पर परफॉर्मेंस दिखाया है, विच इज नथिंग एज सच। अगर हम ये नथिंग भी की भी बात करते हैं, एक बार डेटा को भी देखने लगे कि 2015 में कंपनी की बैलेंस शीट कितनी थी। 2015 में जो अपना फंड था वो 9,961 था रिजर्व, और अभी कितना है, 25,000 करोड़ है। तो ये एक्सपेंशन है। यहां पर प्राइस परफॉर्मेंस में इतना बुलिशनेस नहीं आया है, इतना आगे नहीं बढ़े हैं। और अगर हम डेटा की बात करने लगे, सेल्स की बात करने लगे, तो 10,000 करोड़ की सेल्स से 30,000 करोड़ की सेल्स हुई है, लेकिन वहां इतना इंपैक्ट नहीं है। इसका एक और यहां पर इंपैक्ट नजर आता है कि यहां कंपनी ने शायद ओके, दिस इज द स्कीम ऑफ एमलगमेशन के चलते यहां इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनी की हालत तब कितनी थी, अभी कितनी है, तो उसके हिसाब से जितना बैलेंस शीट बढ़ी है उस हिसाब से शेयर प्राइस यहां पर नहीं बढ़ा है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, अभी इसने एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाया है, विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कप विद हैंडल पैटर्न, और एक अच्छा सा आज ही इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में वापस से नीचे आना शुरू किया, ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर हम इस पूरे पैटर्न की डेप्थ को मेजर कर लें और इसको नेकलाइन के ऊपर जाकर प्लॉट कर लें, तो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, और ये टेक्निकल टारगेट हमारा 500 निकल कर आता है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 396, और 500 का अगर हमारा टारगेट है, तो जो पोटेंशियल गेन निकल कर आता है इस चार्ट पैटर्न के बेस पर, देन दिस इज 26%, 25.92% और 26%। अब ये 26% की हम बात करते हैं तो देखो दो तरह से यहां पर ट्रेड होते हैं, एक स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में ट्रेड होता है, एक लार्ज कैप कंपनी में ट्रेड होता है। जब हम स्मॉल कैप में ट्रेड करते हैं और हायर परसेंटेज की उम्मीद करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो स्मॉल या मिड कैप है उसमें नीचे जाने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, और एक जो वोलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है स्टॉक प्राइस की, वो ज्यादा होती है। लार्ज कैप में ये कम होती है, तो लार्ज कैप में हमारे पोटेंशियल गेन भी उस हिसाब से थोड़े से कम होते हैं, लेकिन यहां पर ड्रॉ डाउन भी कम होते हैं। ड्रॉ डाउन मींस अनरियलाइज लॉसेस भी कम होते हैं। अब अगर ये 26% गेन आने में इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर मेरे हिसाब से 6 मंथ से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जिस तरीके से दोबारा से सारे ही अदानी ग्रुप स्टॉक्स में वापस से
एक उछाल आना शुरू हुआ है। अगर इस बात को आपने देखना है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखना, जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो वापस से चलना शुरू हो गए हैं और सेम ही टाइम पर अंबुजा सीमेंट ने भी यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड नॉट टेक मोर देन 6 मंथ्स, लेकिन फिर भी अगर मार्केट के चलते मार्केट में ओवरऑल कोई गिरावट आ जाए, कुछ भी रीजंस क्रिएट हो सकते हैं कभी भी, दिस इज स्टॉक मार्केट नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट एज आई ऑलवेज सेज अबाउट इट। तो अगर ये नीचे आना भी शुरू हो जाए, थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हो जाए, तब भी 1 ईयर से ज्यादा तो इसमें फिर भी नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से 6 मंथ्स लगने चाहिए, लेकिन अगर 1 ईयर भी लग जाए एंड ये अपने ग्रुप की एक प्रोमिनेंट कंपनी हो, जीरो डेट कंपनी हो आज की डेट में, और यहां से डबल कैपेसिटी होने का यहां पर स्कोप हो और अदानी ग्रुप हो, तो 26% इन 1 ईयर इज नॉट एट ऑल ए बैड डील। ये एक अच्छी खासी डील है। हो सकता है 3 मंथ्स में हो जाए, 6 मंथ्स में हो जाए, 12 मंथ्स में हो जाए, 12 मंथ से ज्यादा लगने का यहां पर कोई भी रीजन नहीं है। पर फिर भी ये स्टॉक मार्केट है, इसीलिए हमें कभी भी किसी भी स्टॉक में 3 to 5%, 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। 5% से पैसा अगर ज्यादा लगाना है तो हमारे पास बहुत सॉलिड रीजन होने चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा सॉलिड रीजन होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है, और जितना टाइम हम प्रेडिक्ट करके चलते हैं उससे ज्यादा टाइम फिर भी लग सकता है। तब भी 5% से ज्यादा लगाना कभी भी समझदारी नहीं है। और एक और बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा, यहां जब भी मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाता हूं, यहां पर मेरी बात को एज ए टिप लेकर चलने की जरूरत नहीं है। प्लीज, दिस इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। जो भी कुछ यहां पर मेरे हिसाब से अगर कुछ करना है तो वो सीखना है। जिस तरीके से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर जब हमने गूगल पर सर्च किया, हमें पता चला कि ऑन एन एवरेज इंडियंस 235 केजी पर ईयर कंज्यूम करते हैं सीमेंट को, जबकि ग्लोबल एवरेज 520 है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमने देख ली, हमने कंपनी की ग्रोथ भी देख ली, हमने कंपनी का फाइनेंशियल्स भी देख लिया, उसका डेट इक्विटी रेशियो एंड आरओसीई, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कौन इसके ओनर्स थे, अभी कौन इसके ओनर्स हैं। जब ये सारी चीजें हमने देख ली, उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहां पर एक सॉलिड ब्रेकआउट देता है, तो ये अपने आप में हर तरीके से एक कन्विक्शन शो करता है। और उसके बाद में अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर चीजें नीचे आ जाएं, तो इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। उस केस में क्या हमें स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए? देखो, मेरी फिलॉसफी कभी भी स्टॉप लॉस लगाकर चलने की नहीं होती। जितने भी स्टॉप लॉस हैं मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। कैसे लगा चुका हूं? आई हैव सीन द ग्लोबल मैक्रोज, इंडियन मैक्रोज, आई हैव सीन द कंपनी स्पेसिफिक एक्सपेंशन प्लान्स, आई हैव सीन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, एंड आई हैव सीन द टेक्निकल एनालिसिस। और इन सब चीजों के बावजूद अगर चीजें नीचे सस्ती होती हैं और मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी होती है, देन आई विल बाय मोर हैविंग द सेम टेक्निकल टारगेट, दैट इज 499, यानी कि ऑलमोस्ट 500 रुपीज। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से यहां पर सीखेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां समझदारी दिखाकर एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो जो हमारे सपने हैं मार्केट से एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने के, वो पूरे हो जाएंगे। अगर एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के बेस पर ट्रेडिंग करने के बदले इसको गैम्बलिंग का रूप दे देंगे, और वो करने की जरूरत है नहीं। एक्चुअल में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम अच्छे से ट्रेड करते रहे तो कुछ शेयर्स टाइम से पहले टारगेट अचीव करेंगे, कुछ शेयर्स टाइम के थोड़ा सा बाद में टारगेट अचीव करेंगे, अचीव सारे करेंगे, क्योंकि हमने जब भी कुछ भी परचेज किया है वो सारी ही चीजें एक बिजनेस को भी एनालाइज किया, फंडामेंटल्स को भी एनालाइज किया और टेक्निकल्स को भी एनालाइज किया। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।